जवान फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल में एनकेफ्लाइटिस के बीमारी के वजह से छोटे बच्चे मर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी। और इस फिल्म में जो बड़े एक काबिल डॉक्टर को दिखाया गया है, डॉक्टर इराम, वो पूरी कोशिश करती है बच्चों की जान बचाने की। पर उसके बाद क्या, जब ये पूरा घटना एकदम पब्लिक डोमेन पर आया, सारा का सारा ब्लेम डाल दिया गया डॉक्टर इराम के ऊपर। उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, अरेस्ट किया जाता है मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन किए इसके आधार पर, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। यही सेम घटना हुआ था असल जिंदगी में 2017 गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। 63 बच्चे, 18 एडल्ट्स मर गए थे एनकेफ्लाइटिस डिजीज के वजह से 3 दिन के अंदर अंदर, जब हॉस्पिटल में पाइप ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाती है। और सिनेमा में जो डॉक्टर इराम थे, रियल लाइफ में ये डॉक्टर थे डॉक्टर काफिल खान। और उस वक्त वो एक पीडियाट्रिशियन के जॉब उस हॉस्पिटल में कर रहे थे। और यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया गया था डॉक्टर काफिल के ऊपर। जब डॉक्टर काफिल को ये पता चलता है दैट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वो अथॉरिटी को कॉल करते बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तब वो खुद से ही अपने खर्च पर ऑक्सीजन सिलेंडर जुगाड़ करने में लग जाते ताकि बच्चों की जान बचा पाए। इनको एक रियल लाइफ हीरो माना जाता है। और जब ये खबर मीडिया में पब्लिश हो जाता है, तब सारा का सारा ब्लेम अथॉरिटी के द्वारा डॉक्टर काफिल के ऊपर लगा दिया जाता है। जो सारा का सारा लापरवाही अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, उसको छुपाने के लिए डॉक्टर काफिल के ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि चिकित्सकीय लापरवाही के चार्जेस लगाया जाता है करप्शन के साथ। तो क्या एक सच में नेग्लिजेंस था? इनको काम से सस्पेंड कर दिया जाता है। 9 महीने के लिए वो जेल में रहे थे। जेल में उनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है। उनको 4-5 दिन तक खाना नहीं दिया जाता है। अभी फाइनली 2018 में जाकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको बेल मिल जाता है। हाईकोर्ट कहता है जो सारा का सारा एलिगेशंस उनके ऊपर लगाया गया है वो एब्सोल्युटली बेबुनियाद है और कोई भी एविडेंस भी उनके खिलाफ नहीं मिल पा रहा है। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और रिपोर्ट में ये उठ करके आता है जो सारा का सारा आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद है, बेसलेस है, इनकंसिस्टेंट है। और उल्टा रिपोर्ट में ये भी लिखा जाता है डॉक्टर काफिल के सिंसियोरिटी एंड ऑनेस्ट एफर्ट के वजह से 11 और 12 अगस्त को 500 से ज्यादा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर अलग अलग कंपनियों से इस हॉस्पिटल में आ पाया। तो क्या सच में इसको मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाएगा या फिर हॉस्पिटल अथॉरिटी को नेग्लिजेंट माना जाएगा और उनको मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा? यहीं पर बताना चाहूंगी मेडिकल नेग्लिजेंस केस इज ऑन राइज। एडवोकेट महेंद्र कुमार बाजपेयी, इनके एक अध्ययन से ये पता चलता है मेडिकल नेग्लिजेंस की केसेस 110% बढ़ रहा है हर साल इंडिया में। 90% मेडिको लीगल केसेस पर हॉस्पिटल खुद इन्वॉल्व होते हैं। एंड कंज्यूमर फोरम में जो सारा का सारा केसेस फाइल होता है उसका 12% होता है मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस। किस तरीके से एम्ब्यू बैग्स इस्तेमाल किया गया पेरेंट्स के द्वारा बच्चों की जान बचाने के लिए, ये एम्ब्यू बैग्स इस्तेमाल किया गया था गोरखपुर इंसिडेंट में। मेडिकल नेग्लिजेंस जिसको आम भाषा में मेडिकल मैल प्रैक्टिस भी बोला जाता है, और कानून के हिसाब से जब भी कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो फेल कर जाते एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड करने में, उनके तरफ से रिक्वायर्ड एक स्किल एंड कॉम्पिटेंस के हिसाब से, जिसके चलते कोई पेशेंट को हार्म पहुंच जाता है या फिर कोई इंजरी हो जाता है या फिर उसके चलते कोई इंसान को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। मेडिकल नेग्लिजेंस की केसेस में हॉस्पिटल अथॉरिटी प्लस डॉक्टर दोनों को ही पार्टी बनाया जा सकता है। जब भी नेग्लिजेंस हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से होता है तो हॉस्पिटल को नेग्लिजेंट माना जाएगा, और जब ये डॉक्टर की तरफ से होता है तो डॉक्टर को नेग्लिजेंट माना जाएगा। अभी डॉक्टर्स को अक्सर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एक स्केप गोट की तरह, जिनके ऊपर सारा का सारा ब्लेम डाल दिया जाता है अपने ऊपर से सारा का सारा ब्लेम हटवाने के लिए। बट ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स नेग्लिजेंट नहीं होते हैं। रिसेंट ये घटना पर सामने आया है। 24 साल के एक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे थे उनके राइट पैर के फ्रैक्चर के लिए, पर ऑपरेशन कर दिया जाता है उनके लेफ्ट पैर में। अब यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल अथॉरिटी? जम्मू कश्मीर के एक हॉस्पिटल में गलती से एक 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को एबॉर्शन की दवा दे दिया गया था। ऐसा और घटना जो आए दिन आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में स्थित एक हॉस्पिटल की लेबर पेन वाली महिला को हॉस्पिटल में घुसने तक नहीं देते। डॉक्टर्स ये जिद पर अड़े हुए थे जब तक USG रिपोर्ट नहीं दिखाया जाएगा
पेशेंट को एडमिट नहीं कराया जाएगा डिलीवरी कराने के लिए। ऐसे में उनकी डिलीवरी हॉस्पिटल के डोर पर ही हो जाता है। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, तो डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाए या फिर हॉस्पिटल अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल माना जाए। सुप्रीम कोर्ट अवार्ड किए थे 11 करोड़ रुपए की कंपेंसेशन मेडिकल नेग्लिजेंस की केसेस में। इंडियन मेडिकल लिटिगेशन के हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा अमाउंट था, क्योंकि जो रॉन्गफुल डेथ यहाँ पर हुआ था पार्टीज एब्सोल्युटली क्लियर कट एविडेंस दे करके साबित कर पाए थे। तो मेडिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे केसेस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल प्लस डॉक्टर दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराए थे। यहाँ पर दो तबका आपके सामने आ जाता है। एक तबके के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक तबके के हिसाब से अस्पताल वाले और डॉक्टर्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। दोनों को जिम्मेदार ठहराने के लिए ये कारण दिया जाता है, डॉक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पेशेंट केयर में, पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं उसके ऊपर। और जो इंसान एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनका ड्यूटी होता है डे टू डे पर्पस में जो बिजनेस कंडक्ट करते हैं हॉस्पिटल, उसके ऊपर ध्यान देना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हॉस्पिटल इज एन ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम ही होता है रेवेन्यू जनरेट करना, फाइनेंशियल सक्सेस उनका अल्टीमेट एम होता है। और ऐसे में देखा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में हॉस्पिटल अथॉरिटी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, डॉक्टर किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसको डोमिनेट करने लगते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स चलाते हैं, डॉक्टर नहीं चलाते हैं। इसके चलते पेशेंट मैनेजमेंट में एक कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है। पर्पस ही है रेवेन्यू जनरेट करना और डॉक्टर्स के ऊपर डेडलाइन दे करके टारगेट सेट करवा करके प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो सवाल यहाँ पर आता है, अगर मेडिकल नेग्लिजेंस होता है, कंपेंसेशन देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर या फिर एंटायर हॉस्पिटल अथॉरिटी के ऊपर? वन लेयर डीपर ये कुछ मोटे मोटे तरीके से कुछ सिचुएशन है इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं एक डॉक्टर कब रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है डॉक्टर के नेग्लिजेंस के कारण, अगर कोई रॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के रॉन्ग डायग्नोसिस के कारण, या फिर ऐसा कोई ट्रीटमेंट चूज किया जाता है जिसको मेडिकल नॉर्म में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर रह जाता है। अभी ये भी कहा जाता है जहां पर एक हॉस्पिटल तो चल रहा है बट जो सारा बेसिक एसेंशियल्स होता है उसके अलावा, जैसे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर, पर इस केस में क्या हुआ था, डॉक्टर के काबिलियत की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में आ पहुंचे थे। मेडिकल नेग्लिजेंस की सबसे बड़ा कारण बोला जाता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन को। अक्सर देखा जाता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण एक रोगी अपना जान गंवा देते हैं और कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसा हॉस्पिटल पर हो सकते हैं जिसके तहत भी जान चला जा सकता है। अभी कोर्ट में क्या होता है, जो पार्टी एलिगेशन लगाते हैं ना उनको ही एविडेंस दे करके कोर्ट में प्रमाण भी करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों इन द केस ऑफ मिसेस कल्याणी राजन वर्सेस इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिटेल में हर एक मैटर्स को देखते हैं और देख करके ये बोलते हैं डॉक्टर एब्सोल्युटली उनका जो ड्यूटीज होता है, जो प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट देना होता है वो ठीक तरीके से किए थे। अल्टीमेटली जो जान चला जाता है कुछ अनफोर्सीन कारण की वजह से, जैसे कि पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डायबिटीज और हार्ट अटैक के। अब इस केस में शंकर राजन जी जिनका उम्र था 37 ईयर्स, इनको एडमिट कराया गया था एक ब्रेन सर्जरी के लिए। सर्जरी होने के तुरंत बाद इनको वार्ड में शिफ्ट करा दिया जाता है। कोर्ट में यह आर्ग्यूमेंट दिया गया था, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है। डॉक्टर पेशेंट पार्टी को कहे थे ऑपरेशन हो जाने के बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, पर ऐसा नहीं किया जाता है, उनको डायरेक्टली उनके वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्योंकि ये एक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, अगर कोई पेशेंट रिकवरी रूम में कोई भी प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम की साइन शो नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस उनमें नहीं देखा जाता है, तो वो सारे पेशेंट्स को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अभी होता क्या है, 4:15 में उनको प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जाता है। 4:30 बजे डॉक्टर्स विजिट करते हैं। पेशेंट का कहना ये था सिर्फ और सिर्फ नेक रीजन में पेन था और पेन धीरे धीरे डाउनवर्ड्स जा रहा है। अब उसी दिन 11 बजे एक हार्ट अटैक होता है, ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है और कुछ दिन बाद पेशेंट मर जाते हैं। अभी पेशेंट पार्टी आईसीयू में शिफ्ट करने के बदले एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया था। इसको एक मेडिकल नेग्लिजेंस की केस मानते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट पर यह बोलते हैं दैट यहाँ पर क्वेश्चन था पोस्ट ऑपरेटिव केयर को लेकर के, डॉक्टर ऑपरेशन करने की वक्त नेग्लिजेंट लापरवाह थे या फिर नहीं थे, ये क्वेश्चन नहीं है। ये एब्सोल्युटली एक अनफोरगोइंग रीजन के चलते उनका डेथ हुआ है।
पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेशन हो जाने के बाद जो सारा का सारा केयर एंड ट्रीटमेंट देना पड़ता है वो प्रॉपर था या फिर नहीं था, दैट वाज द क्वेश्चन। अभी पेशेंट पार्टी केस को यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाते और उनका जो अपील था उसको डिसमिस कर दिया जाता है और कोर्ट ये बोलते हैं दैट कोई भी प्रकार की मिस्टेक या फिर नेग्लिजेंस नहीं हुई थी, जो सारा का सारा डायग्नोसिस वगैरह किया गया था ये एब्सोल्युटली एक अनफोरगोइंग रीजन के चलते उनका डेथ हुआ है। कोई भी प्रकार की नेग्लिजेंस वगैरह अस्पताल वालों और डॉक्टर्स की तरफ से नहीं हुई है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। मिलती हूँ अगले वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।